भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना 23 अप्रैल 2015 को हुई, लेकिन जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग उस विचारधारा से भटक गए हैं और इसीलिए अब हमें खुलकर आना पड़ रहा है। देखिए, हम लोगों ने जब संगठन का स्थापना की थी तो हम लोगों ने एक प्रण लिया था और ये कहा था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन को हम लोग सामाजिक ही रखेंगे, कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ, किसी भी कार्यकर्ता ने राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको चलाने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप ही बताइए, संगठन का नेतृत्व गलत हुआ या नहीं हुआ? मैंने संगठन को देखा है, संगठन में हमारे नौजवान 16 से 22 साल के जो युवा हैं उनको बरगलाया जाता है, उन पर केस लग जाते हैं। जब सभी को मालूम है कि आचार संहिता लगी हुई चुनाव के समय में, तो फिर भी आप जानते हुए एक लॉयर होने के नाते आपको ये जानना चाहिए था आचार संहिता को उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, फिर भी आपने ऐसा किया जिसकी वजह से हमारे लड़कों को सज़ा झेलनी पड़ी, उन पर आरोप लगे, उन पर केस लगाए। तो आप बताइए, यहाँ अम्बेडकरवाद बनाने की बात हो रही है, आतंकवाद? तब आपको लगता है कि पार्टी में हमारे में कुछ कमियां हैं तो आप जाइए वहाँ पर इन्वॉल्व होइए जाके, और संगठन को छोड़िए। संगठन के लिए और साथी हैं जो संगठन की कमान संभालेंगे, और उस पार्टी में जाकर ये साबित कीजिए कि हाँ, आपके यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत है और मैं सही हूँ। क्यों नहीं आप प्रूव कर रहे हैं? तो पता लग रहा है मुझे कि अब वो आइडियोलॉजी से भटक चुके, बार बार राजनीति की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कभी मंचों पर नहीं कहा कि हमें लाठी डंडे का प्रयोग करना चाहिए, वो कभी कभी मंचों से कहते हैं कि मैं सतीश मिश्रा के पैर तोड़ दूंगा। तो ये कोई संविधान के अंतर्गत बात नहीं होगी। हम एक शिक्षित हैं और शिक्षित होने के नाते हमें सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही अम्बेडकरवाद है। यदि मेरे अंदर स्वार्थ होता तो मैं सोसाइटी बना सकता था इसको। सोसाइटी में कम मेंबर होते हैं और उसका पूरा मालिक मैं होता, लेकिन ट्रस्ट में एक नियम होता है कि जो भी इसका मेंबर बनेगा वो इसका बराबर का हिस्सेदार होता है। आज हमारे साथ विजय आज़ाद जी हैं, मैनपुरी से आते हैं और भीम आर्मी जो संगठन है उसके मुख्य ट्रस्टी के तौर पर सामने आए हैं, अपना दावा पेश कर रहे हैं और अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। विजय आज़ाद जी, आज पहली बार आप मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, तो क्या कहेंगे? जो ट्रस्ट है जो आपकी, वो संगठन कब आपने इसकी शुरुआत की? क्या जो तथाकथित भीम आर्मी चंद्रशेखर के द्वारा चलाई जा रही थी, उस संगठन से आपका संगठन पहले चलाया जा रहा था या फिर बाद में आपने इसको रजिस्टर्ड कराया है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना 23 अप्रैल 2015 को हुई और जो तथाकथित स्थापना जो ये लोग चला रहे हैं, तो भीम आर्मी 2015 से ही स्टार्ट हुई है, किंतु वो एक मौखिक रूप से चल रही थी, जिसकी मैंने सबसे पहले आवेदन कर दिया था और जिसका डीड 11 अप्रैल 2019 को कंप्लीट हुआ है। और आज मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मुख्य ट्रस्टी हूँ। अच्छा, आपने जब ये जैसा कहा जा रहा है कि ये अब रजिस्टर्ड आज की डेट में मतलब 2019 में हुआ है, और जो पहले जब वो चलाया जा रहा था चंद्रशेखर के द्वारा, जो भीम आर्मी का चलाया जा रहा था, वो उससे पुराना है, तो ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि 2015 अप्रैल में इसे मैंने अमल में लाया और मैंने जो कागजी कार्रवाई है वो बतौर रजिस्टर्ड कराई, इसकी पैन कार्ड बनवाया और तमाम वो दस्तावेज डीड के तौर पर तैयार किए। लेकिन अगर हम बात करें, जो भीम आर्मी है, जब मेन स्ट्रीम में आई भीम आर्मी, वो 2017 में आती है, मई के दौरान, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होता है। ऐसे में क्या कहेंगे आपकी बात नहीं हुई थी पहले इनसे, या फिर भीम आर्मी में आप सब लोग मिलकर काम कर रहे थे? क्या है? देखिए, भीम आर्मी में पहले भी लोग मिलकर काम कर रहे थे और आज भी। भीम आर्मी एक विचारधारा है और विचारधारा पर हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग उस विचारधारा से भटक गए हैं और इसीलिए अब हमें खुलकर आना पड़ रहा है। अच्छा, चंद्रशेखर साहब से बात होती थी, उस टाइम भी आप मिलते थे, मुलाकात होती थी 2015 में भी? देखिए, पहले हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने लगे और आज ये क्षेत्र जब हमारा सक्सेस होने लगा और इधर सब्बीरपुर की घटना हुई, प्रकरण हुआ, इसके बाद ये लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद मैंने क्षेत्रों में जाकर और मेरे अन्य साथी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, उन सभी लोगों ने मेहनत की और उन्हीं की मेहनत की देन है जो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में छा गया है। भीम आर्मी जो तथाकथित भीम आर्मी है, चंद्रशेखर एंड कंपनी, उसके लोग ये कह रहे हैं कि जो विजय आज़ाद नाम का शख्स है, ये आता था यहाँ सहारनपुर और मिलता था चंद्रशेखर से, लेकिन इसने कभी इस तरह की बात नहीं कही या कभी इसका कोई लेना देना संगठन से नहीं रहा। देखिए, अभी 7 तारीख की जो घटना घटित हुई थी, मैंने सहारनपुर में प्रेस वार्ता की, उसमें
प्रेस वार्ता के बाद अगले दिन इनका स्टेटमेंट आता है न्यूज़पेपर में। दोनों ही न्यूज़पेपर को आप देखिएगा, पहले ये कह रहे थे मैं विजय आज़ाद नाम के शख्स को नहीं जानता, अगले दिन ये कहते हैं कि विजय आज़ाद नाम का शख्स हमारे यहाँ आया करता था। अब आप ही देख लीजिए कौन सही कह रहा है या कौन गलत, दोनों ही स्टेटमेंट इन्हीं के हैं। नहीं, सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है कि एकदम से मतलब 2019 में एकदम विजय नाम का शख्स आकर खड़ा हो जाता है और मुख्य ट्रस्टी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है, लेकिन उससे पहले कहीं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगते हैं, ना संगठन की जो कार्यशैली है उसको लेकर कोई सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में सवाल उठना ये भी लाजमी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा था। देखिए, मैंने भीम आर्मी में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी इस फ्रंट पर नहीं आऊँगा जब तक लीगल तरीके से काम होगा। अनलीगल अगर व्यक्ति कोई भी आएगा तो मुझे खुलकर उसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। भीम आर्मी जो आज उभर के आ रही है, तो हमने क्षेत्रों में लोगों को खुद नियुक्ति पत्र दिए हैं, आप लोग ये पता लगाइएगा। और यही नहीं, हर क्षेत्र में जाके लोगों को मैंने ही नियुक्त किया है और मैं पहले प्रमुख संयोजक, जिसे कह सकते चीफ बतौर लिखता था, क्योंकि मौखिक रूप से मुझे चीफ बनाया गया था। ये चंद्रशेखर जानते थे या विनय रतन जानते थे इस बात को? क्योंकि चंद्रशेखर जेल में थे। क्योंकि देखिए, विनय रतन जब मेरे यहाँ आए तो इन्होंने ये कहा था कि आप हमसे पर्सनली, हम आपसे मीटिंग रखेंगे। तो मैंने कहा सर, मैं तो आपसे पर्सनली मिल चुका हूँ छुटमलपुरा के, और आप मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमने कोई ऐसा तो गुनाह किया नहीं जो हम आपसे पर्सनल मिलें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आएँ और हम आपका मान सम्मान करें और अपने सभी कार्यकर्ताओं से और आपको मिलवाएं, आपको पता लगे कि विजय आज़ाद यहाँ क्षेत्र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कुछ वर्चस्व है या नहीं है। और इसीलिए मैंने प्रशासन को लीगल तरीके से एक सूचना दी। सूचना के आधार पर प्रशासन ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रशासन रुका, इनकी व्यवस्था की, लेकिन ये सुबह 7 बजे का कहा हुआ शाम को 7 बजे आए। अच्छा, आप पे आरोप ये भी लग रहा है कि आपने जो कार्यशैली पर अभी सवाल उठाया कि जिस तरह से काम कर रहे थे वो ठीक नहीं था। अच्छा, इनकी कार्यशैली में जो तथाकथित भीम आर्मी चला रहे थे चंद्रशेखर, और आपकी जो कार्यशैली है, तथाकथित इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि उनके पास कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स वो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं और आपने इसको रजिस्टर्ड करा लिया है, तो आप रजिस्टर्ड फर्म के मालिक हैं और उनके पास अभी कोई मौखिक तौर पर ही जो संगठन बता रहे थे वो ही चल रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि क्या अंतर था आपकी कार्यशैली में और इनकी कार्यशैली में? देखिए, हम लोगों ने जब संगठन का स्थापना की थी तो हम लोगों ने एक प्रण लिया था और ये कहा था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन को हम लोग सामाजिक ही रखेंगे, कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और जो इस संगठन को चलाएंगे वो कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ, किसी भी कार्यकर्ता ने राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको चलाने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप ही बताइए, संगठन का नेतृत्व गलत हुआ या नहीं हुआ? नहीं, देखा जाए तो आपका चेहरा अब दिखाई दे रहा है। इससे पहले इतने सारे भीम आर्मी के मंच पे आंदोलन हुए, दिल्ली जंतर मंतर में भी और कई राज्यों में हुए, आप कहीं नहीं दिखाई दिए। आप एकदम अभी जैसे उभर के निकले हैं, तो ये कारण क्या है, आप मुझे ये बताइए। मैं प्रत्येक धरने प्रदर्शन पे दिल्ली में भी आया हूँ और यही नहीं, हर जगह मैं पहुँचता हूँ, किंतु मेरी एक अभिलाषा है, मुझे मंचासीन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं के हृदय में जगह चाहिए। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी कार्यकर्ता से भीम आर्मी के से, वो विजय आज़ाद को जानता है। क्यों? क्योंकि विजय आज़ाद ने काम किया है और काम बोलता है। इसका एग्जाम्पल आप मेरे क्षेत्र में देखिएगा, कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज की मान्यता भी हैं। अच्छा, आप जो स्ट्रेटेजी है आपकी जी, वो किस तरह की, आपका विज़न क्या है, जो अगर भीम आर्मी जो तथाकथित भीम आर्मी है चंद्रशेखर एंड कंपनी जी, उससे कैसे मतलब भिन्न है आपकी? देखिए, मैंने संगठन को देखा है, संगठन में हमारे नौजवान 16 से 22 साल के जो युवा हैं उनको बरगलाया जाता है, उन पर केस लग जाते हैं। जब सभी को मालूम है कि आचार संहिता लगी हुई चुनाव के समय में, तो आप जानते हुए भी, भले ही आपको परमिशन मिली थी, देवबंद परमिशन मिली थी, वो कैंसिल हो गई, फिर भी आप जानते हुए एक लॉयर होने के नाते आपको ये जानना चाहिए था आचार संहिता का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, फिर भी आपने ऐसा किया, जिसकी वजह से हमारे लड़कों को सज़ा झेलनी पड़ी, उन पर आरोप लगे, उन पर केस लगाए। तो आप बताइए, यहाँ अम्बेडकरवाद बनाने की बात हो रही है, आतंकवाद? अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी रणनीति बनाई जा रही है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा था लगातार भीम आर्मी संगठन का, और ऐसे में जो बसपा है उसके लिए चुनौती खड़ी करने, क्योंकि अभी तक दलितों की जो राजनीति का क्रेडिट जो जाता था वो बीएसपी को ही जाता था, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है, यदि कहीं कीचड़ पड़ा है, किसी गड्ढे में कीचड़ पड़ा है, तो उस कीचड़ के गड्ढे को, मतलब गड्ढे से कीचड़ को साफ़ करने के लिए हमें दूसरी जगह सड़क नहीं बनानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस गड्ढे में
मिट्टी डाल देनी चाहिए जिससे वो कीचड़ दफन हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है, आपको लगता है कि पार्टी में हमारे में कुछ कमियां हैं तो आप जाइए वहाँ पर इन्वॉल्व होइए जाके, और संगठन को छोड़िए। संगठन के लिए और साथी हैं जो संगठन की कमान संभालेंगे, और उस पार्टी में जाकर ये साबित कीजिए कि हाँ आपके यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत है और मैं सही हूँ। क्यों नहीं आप प्रूफ कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को बीएसपी में जाकर ये बात रखनी चाहिए, बीएसपी ज्वाइन करनी चाहिए। जिन नीतियों के खिलाफ वो बात करते हैं लोगों से तमाम, और राजनीतिक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आलोचना करना आम बात है, सभी पत्रकार बंधुओं में बता दूं, आलोचना करना आम बात है। हम किसी भी व्यक्ति के अंदर कमियां ढूंढ सकते हैं, अच्छाई अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हम अच्छे हैं, क्योंकि सूरज कभी नहीं बोलता है, सूरज का प्रमाण दिखाई देता है। और बाबा साहब को हम उनके प्रमाण की वजह से आज जानते हैं। उन्होंने जो आज काम किया वो कथाकथित नहीं किया। अगर बाबा साहब हमें संविधान कथाकथित करके जाते तो हमें अधिकार नहीं मिलते। आज बाबा साहब हमें लिखित में देखे गए हैं, तो इसीलिए मैं भी जो भी काम करूंगा वो लीगल तरीके से लिखित रूप में करूंगा। अभी देखा जाए तो जो भीम आर्मी एकता मिशन चल रहा है पूरे भारत के अंदर, आज वो पुरजोर तरीके से काम कर रहा है जी। तो चंद्रशेखर के नाम को आप कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, मुझे व्यक्ति विशेष का नाम खत्म नहीं करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अब आइडियोलॉजी से भटके हैं। पहले वो सही चल रहे थे, ऐसा नहीं चल रहे हो। अगर नहीं चलते तो काम नहीं होता। और किसी व्यक्ति के बारे में जानना जब पता लगता है, जब वो खुलकर आता है, जो समाज में खुलकर आए हुए हैं, तो पता लग रहा है मुझे कि अब वो आइडियोलॉजी से भटक चुके, बार बार राजनीति की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कभी मंचों पर नहीं कहा कि हमें लाठी डंडे का प्रयोग करना चाहिए। वो कभी कभी मंचों से कहते हैं कि मैं सतीश मिश्रा के पैर तोड़ दूंगा। तो ये कोई संविधान के अंतर्गत बात नहीं होगी। हम एक शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के नाते हमें सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही अम्बेडकरवाद है। अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप पे भी बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बैकडोर से कोई आरएसएस या बीजेपी के लोग कुछ कर रहे हैं कि आप इसको खत्म। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ जाइएगा पत्रकार बंधु, मेरे पास इनकम का स्रोत है। मेरे पास कृषि है। दूसरा, मेरी फैमिली ग्राउंड मजबूत है। मेरे भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। पिताजी माता पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन दादी को पेंशन मिलती है। यही नहीं, मैं खुद विजय कुमार आज़ाद कॉलेज चला रहा हूँ, और एक नहीं 3 कॉलेज चल रहे हैं, जिन तीनों कॉलेजों में मुझे पैसा आता है। क्यों? मैं पढ़ाता हूँ। यही नहीं, इसके बाद मेरे खुद के कोचिंग सेंटर भी चल रहा हूँ, क्यों? मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और समाज में भी निकल के जाता हूँ। और मेरे गांव में आप जाके पता लगाइएगा कि जितनी इनकम होती है मैं टोटल समाज पे खर्च करता हूँ। मेरा जैसा व्यक्ति आप ढूंढ लीजिएगा, अगर लगे मुझ में कमियाँ हैं तो। अच्छा, आपने विजन जो है वो क्लियर है। आपने कुछ चीज़ें क्लियर की, कुछ नहीं की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह का विजन आप लेके चल रहे हैं, और जो चंद्रशेखर से अपेक्षित थे, चंद्रशेखर जिन पर खरा नहीं उतर पाए, अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उस पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी संगठन हो या पार्टी हो, इसका एक अपना उद्देश्य होता है, एक भूमिका होती है, भूमिका तैयार की जाती है। हमारे संगठन की जो भी आप लोगों के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा ये संगठन चल रहा है, इसकी एक भूमिका है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना। कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए हमें गरीबों की सहायता करनी, गरीबों को खोजना और समझना बड़ा टेढ़ा खीर है। इसके लिए हमें गाँव खुद ही जाके मेहनत करनी है, वहाँ आकलन करना कि वास्तविकता में किसकी मदद करनी है। और किसी को धन देने से मदद नहीं होती है, उसे रोज़गार देना पड़ेगा, उसे शिक्षा देनी पड़ेगी। बाबा साहब की पहली कोटेशन है, शिक्षित बनो, और मैं इसी कोटेशन पे काम करता हूँ और करता रहूँगा। इसीलिए मैं शिक्षा को महत्वता देता हूँ। अच्छा, अभी जो है, अभी किस तरह का आपने कुछ लीगल नोटिस भी भिजवाए हैं, तो क्या है उनका, क्या निष्कर्ष कुछ निकल कर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार बंधु, मैंने लीगल नोटिस इसलिए भेजा है, मैं उनसे खिलाफ़ नहीं हूँ। यदि वो काम करना चाहें तो आएँ, मोस्ट वेलकम, लेकिन तरीके से काम करवाऊंगा मैं। जैसे एक कार्यकर्ता जुड़ता है, मैं कार्यकर्ता की भांति काम करता हूं, और वही तरीका मैं उन पर भी लागू करूंगा। और संगठन में काम करने के अपने नियम हैं। इन लोगों को, जो भी लोग संगठन में काम करेंगे, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, संगठन में काम करने के लिए संगठन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और संगठन का अपना जो बायलॉज है कि हमें कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं देना है, हमें संविधान के दायरे में काम करना है। जहाँ भी हम कोई काम करेंगे, धरना प्रदर्शन या कोई भी काम करेंगे, तो हमें लीगल सूचना देनी पड़ेगी, इसके बाद हम काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनने के बाद जो आंदोलन है, उस आंदोलन की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और भीम आर्मी आंदोलन के लिए जानी जाती है। मैं थोड़ा आपको बता दूं पत्रकार बंधु, यदि मेरे अंदर स्वार्थ होता तो मैं सोसाइटी बना सकता था। इसको सोसाइटी में कम मेंबर होते हैं और उसका पूरा मालिक मैं होता, लेकिन ट्रस्ट में एक नियम होता है कि जो भी इसका मेंबर बनेगा वो इसका बराबर का हिस्सेदार होता है। मैंने अपने सभी साथियों की सहायता से ये निर्णय ले पाया है, और मैं इसमें सक्षम हो पाया हूँ कि हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी ने ये कहा है
कि इसमें जो भी मेंबर बनेगा उस मेंबर को ये राइट है, वो पूरे भारत में किसी को भी मेंबरशिप दे सकता है और बराबर का वो हिस्सेदार है। यदि वो संगठन के अंदर है या बाहर है, उसके ऊपर हम लोग अगर अच्छा काम करेगा तो उसे सपोर्ट करेंगे, गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ़ हम कोर्ट कचहरी मुकदमा भी करेंगे। आप सब्बीरपुर भी पहुँचे और कल ही शायद आप सब्बीरपुर पहुँचे हैं, तो क्या वहाँ लोगों से बात हुई? जो क्योंकि सब्बीरपुर कांड चर्चित कांड था और तभी भीम आर्मी जो है वो पूरे वर्चस्व में आई थी अपने। देखिए, मैं कहना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधु, भीम आर्मी की पहचान सब्बीरपुर से है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। किंतु सब्बीरपुर की बात तो सभी लोग करते हैं, सभी मंचों पर दहाड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में पूछा जाए सब्बीरपुर में घूमने कोई नहीं गया। मैं वहाँ गया, वहाँ लोगों से मिला, मैंने प्रशासन को लीगल तरीके से सूचना दी और सूचना देने के बाद वहाँ की प्रशासन ने मेरी मदद की। प्रशासन मुझे वहाँ तक लेके गया और बाकायदा लोगों से मेरी वार्ता हुई, लोगों से मैंने जाना, उनकी पीड़ा को समझा। सब्बीरपुर के नाम से काफ़ी पैसा दिल्ली जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ, लेकिन उनको मिला नहीं। इसका एविडेंस मैंने वहाँ की प्रशासन ने वीडियो बनाई है, वो बता रहे हैं कुल 13 हज़ार रुपये मिले हैं, बाकी पैसा कहाँ गया। और इसी के लिए मैं बता दूं कि भाइयों, मैं RTI के तहत मैं जवाब मांगूंगा कि जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसका मुझे जवाब दो, मुझे उन पीड़ितों को देना है। और इसलिए भीम आर्मी में मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा ना दें। भीम आर्मी का अपना अकाउंट है, लीगल तरीके से पैसा भी जमा होगा और लीगल तरीके से मदद भी होगी। तो आज़ाद जी, आप जो RTI की बात करें तो RTI किसके प्रति लगाएंगे? क्योंकि आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो आपको RTI का जवाब मिलेगा, लेकिन उन पे कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं, मौखिक भीम आर्मी चल रही है, तो किसको RTI लगाएंगे? देखिए, RTI सबसे पहले जिस दिन हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ है, मैं उस दिन प्रोग्राम का जो आयोजक है मैं आयोजक पर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आयोजक की मेन भूमिका होती है। यदि कोई भी वारदात होती है तो पूर्ण प्रोग्राम हुआ ही नहीं है। एक मिनट बोलो। जो आयोजक हुआ है, आयोजक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या हुआ था। और बाकी पत्रकार बंधुओं सभी को मालूम है, सभी ने कवरेज किया है उस चीज़ को कि कितना पैसा कब किसने दिया, इसकी भी वीडियो बनी है। अच्छा, आपके देखा जाए तो फर्स्ट टाइम की अगर आज़ाद जी बात की जाए तो वहाँ जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी भी मैं आपको संख्या बता दूंगा कितना पैसा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पहला आंदोलन हुआ था युवा शक्ति दल के माध्यम से और निगाह संगठन के माध्यम से, जो नवाब सतपाल वर्गी थी, तो क्या आप उस समय थे उस आंदोलन में? किस डेट की बात कर रहे हैं दादा? 18 मई की मैं गया था, आप चेक कीजिएगा। और मैं मैनपुरी जनपद से अकेला नहीं, अपने टीम के साथ आया था। और जब वो पैसे की कलेक्शन हुई थी तो उस कलेक्शन में आप थे वहाँ पे? मैं वहाँ आया था। आपके सामने वो पैसे का हिसाब हुआ? हिसाब नहीं हुआ मेरे सामने, वही तो हिसाब आज पब्लिक मांग रही है। वो पैसा इकट्ठा करने वाले, ये सब चीज़ जल्द ही आप लोगों के सामने खुलासा होगा, किन लोगों ने पैसा खाया है। और ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम अब रजिस्टर्ड भीम आर्मी करेगी। क्या आज़ाद जी, जिस तरीके से आज जो भीम आर्मी इस समय चल रही है, उसके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि आप उन हाथों को कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं पत्रकार बंधु को एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों का ये मानना है कि संगठन फेस से चलता है। लोगों का मानना है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। संगठन विचारधारा पर चलता है, नीतियों पर चलता है, और मैं इसको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। और जो लोग संगठन के नाम से पैसा ले रहे हैं उन सभी पर रोक लगाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, नोटिस की बात की जाए तो कितने लोगों को नाम खोल के हमें बताएंगे, कितने लोगों को आपने अभी नोटिस भेजा है? अभी मैंने वर्तमान में 5 लोगों के नाम में नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा। हाँ हाँ पहला जी, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ विनय रतन सिंह, मंजीत नोटियाल हाँ, और कमल वालिया, साथ ही यशपाल बोरे। जो ये दावा, जिन लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों के नाम मैंने इसलिए लीगल नोटिस भेजा है कि इन लोगों को मैंने ये अवगत कराया है कि यदि आप कोई भड़काऊ भाषण देते हैं या फिर कोई गलत टिप्पणी करते हैं या संगठन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, संगठन के नाम पे चंदा इकट्ठे करने का काम करेंगे, तो अब लीगल कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। जब आपका संगठन रजिस्टर्ड हो गया तो अब वो तो उनका लीगल और अनलीगल से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया भीम आर्मी से, आप कैसे उनको भेज सकते हैं? वो तो पहले ही निष्कासित माने जाएंगे। अब देखिए, शायद आपको अवगत होगा पत्रकार बंधुओं कि काम जब व्यक्ति शुरुआत करता है, व्यक्ति की एक शाखा होती है। मैंने जो हमारे संगठन ने जो शाखा डाली थी, उस शाखा के प्रोसेसिंग रिपोर्ट के हिसाब से मैं उन पर एक्शन लूँगा। अब मैं अकेला नहीं, मेरा संगठन, जो भी संगठन है, हमारा जो संगठन है, संगठन के प्रत्येक मेंबर को ये राइट है वो जवाब मांगे अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि आज जो लड़के बंद हुए हैं उनके लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है। कौन से लड़के बंद हुए? आपको बताएं, 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ,
संपूर्ण भारत में एक बहुत अच्छा आंदोलन था जिसमें लगभग हमारे बहुजन समाज ने एकजुटता दिखाई, किंतु उनमें हमारे कुछ साथी अरेस्ट हुए हैं। सब्बीरपुर की घटना के बाद हमारे साथी अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों पर केस मुकदमे लगे हुए हैं, तो वो लोग अपने निजी संपत्ति से केस लड़ रहे हैं। क्या आपके पास उनके नाम और लिस्ट है क्या? बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल करा दूंगा। है क्या आपके पास में? अभी वर्तमान में लेकर नहीं आया हूँ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। कैसे आप लोगों को बताएंगे कितने लोग आपके संज्ञान में बंद हुए? देखिए, मैं कोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट प्रशासन को नोटिस भेजूंगा। प्रशासन हमें सूचना देगा कि इतने लोगों पर मुकदमे लगे हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई, और मैं कानून को मानता हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब का बेटा हूं, इसीलिए भूमिपुत्र लिखता हूं। मैं सबसे पहले लीगल तरीके से कार्रवाई करूंगा और मैं पूछूंगा क्या क्या उन लोगों पर केस लगे हैं और उस केस के एवज में आपने क्या क्या एविडेंस लिखे हैं, क्योंकि मुझे जानना है, सत्यता की जांच करनी है, सीबीआई जांच करानी है मुझे, और ये सब काम मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। विजय यादव जी, आप पे कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि आपको पीछे से पुश आउट किया जा रहा है बालक राम बोध जी के माध्यम से, या संजीव सिंह, इन लोगों से आपका क्या संबंध रहा है? देखिए साथियों, मैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, फिर भी बता दूँ, मैं इन लोगों से मतलब नहीं रखता, लेकिन इनसे 1 या 2 बार मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन आज मैं बता दूं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जो कानून की बात करेगा। विनय रतन और चंद्रशेखर एंड कंपनी जो है वो ये खुलकर आरोप लगा रही है कि आपको जो है बालक राम बोध जी मैदान में लेके आए। देखिए, आरोप तो लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है किसी पर। आप मेरे क्षेत्र में आइएगा और वहाँ देखिएगा आके, जिस व्यक्ति को मेरे ऊपर डाउट हो, मैं जनरल बोगी में टिकट सफ़र करने वाला व्यक्ति, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैं टिकट भी दिखा सकता हूँ। और मैं ऐसे लोगों से जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब संगठन नहीं बना था तो आप उससे पहले कितने बार फ्लाइट में गए, और संगठन बनने के बाद आप कितने बार फ्लाइट में गए? वो पैसा, थोड़ा भैया जवाब दे दीजिए मुझे, वो पैसा कहाँ से आया? इस चीज़ का भी मैं आपसे जवाब मांगूंगा। मैं नहीं, हर वो व्यक्ति मांगेगा जिसने अपना मतलब अपने गाड़ी कमाई इकट्ठी जो जमी मतलब पूंजी थी, हृदय काट के आपको समाज के उत्थान के लिए दी थी। अभी देखा जाए तो उनको करोड़ों रुपए का सहयोग मिला है, भारत से नहीं, भारत के बाहर से भी पैसा आया था, तो उस पैसे का आप कैसे हिसाब ले पाएंगे उन लोगों से? देखिए, आज समाज जागरूक हो चुका है, मैं अकेला नहीं हूँ जवाब लेने के लिए, और हर व्यक्ति को ये राइट है कि जिसने जो पैसा दिया है वो खुलकर अपना कहेगा आगे। और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल जिन जिन साथियों ने पैसा दिया है वो आएंगे और कहेंगे आगे ये कि हमने इतना पैसा दिया है। आज़ाद जी, जिस तरीके से अभी प्रशासन भी भीम आर्मी से थोड़ा कतराता है जी, और फिर आप उस भीम आर्मी से लड़ने जा रहे हैं कि जो कहीं न कहीं वो प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है, क्या आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे फिर बात कही है, बाबा साहब ने जब कानून बनाया था तो एक मतलब जब संविधान बनाया था एक बात कही थी, ये संविधान आज की तारीख के अंदर, आज की दुनिया सुन लीजिए, उनको कोई नहीं मान रहा है। मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। और जब दिया था ये कहा था अगर ये अच्छे हाथों में है तो कानून अच्छा रहेगा, अगर ये गलत हाथों में जाएगा तो कानून गलत हो जाएगा। और आज जो संगठन की नींव है वो अच्छे बुद्धिजीवियों के हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ प्रशासन हमें लीगल तरीके से काम नहीं करने देगा तो हम उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल कोर्ट का भी रास्ता देखा हमने भी पढ़ा है, हम शिक्षित हैं। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, सादगी की बात करी आपने, एक जनरल बोगी के टिकट की बात करी, ये सादगी पहले चंद्रशेखर में भी दिखाई देती है थी, और लेकिन आज वो हवाई यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कब तक, मतलब आपकी भी ये सादगी कब तक रहेगी? ऐसा देखिए, कि सादगी सुन लीजिए, कब लग्जरी लाइफ में तब मैं आपको बता दूं, मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि तथागत की अनुकंपा से मेरे पास पैतृक संपत्ति है। लेकिन मैं समाज का पैसा समाज पर ही खर्च करना चाहता हूं, और समाज का एक भी पैसा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं जनरल बोगी से सफ़र करता हूं। और दूसरी बात, जब आपने कही है तो मैं बता देता हूं कि डर नहीं है मुझे कि मुझे लोग गोली मार देंगे। मैं जनरल बोगी में सफ़र इसलिए करता हूं कि जो उस बोगी में जा रहे हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। उन लोगों से अगर हम दूरियां बनाएंगे तो वो कैसे हमसे बात करेंगे? अच्छा, कुछ आपकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं जिसमें आप मतलब कुछ धार्मिक स्थलों पर खड़े हैं, एक बहुत अच्छा यात्रा में आप शामिल हुए हैं, वो क्या है? मतलब देखिए, हर व्यक्ति को ज्ञान बाद में आता है, और मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैंने 2013-12 में कांवर लाया, आप फ़ोटो को देखिएगा, मेरी फ़ोटो बहुत बचपन की है। मैं कांवर लाया, मैं इस चीज़ को सपोर्ट मानता हूँ।
और जब धीरे धीरे व्यक्ति में परिवर्तन होता है, विचारधाराओं का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हमारे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के प्रदीप सागर जी के द्वारा हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि आप शिक्षा पर तो चल रहे हैं लेकिन शिक्षा को मान नहीं रहे हैं, साक्षर बन रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो मुझे उनकी बात पर थोड़ा बुरा लगा। मैंने कि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति मुझे हेल्पलेस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप इस पर तर्क कीजिए। और तर्क के रूप में जब मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में शिक्षा का महत्व क्या है, और जब मुझे समझ में आया तब से मैं बाबा साहब को जानता हूँ। तो परिवर्तन कब मतलब हुआ? 2014 में। 2014 में। तो 15 में आपने भीम आर्मी जो है वो और मैं 2014 से मैं बसपा में विधानसभा संयोजक भी रहा हूँ और मैं एज ए प्राइवेट शिक्षक भी हूँ। और मैंने इस चीज़ को जाना है कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए दो तरीके का संघर्ष करना बहुत आवश्यकता है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करने पड़ेंगे, तब व्यक्ति सक्सेस होगा। सफलता की ये कुंजी है, और इसलिए हमें सबसे पहले साक्षर के साथ साथ शिक्षित होना अनिवार्य है। आज़ाद जी, जिससे पता लगा है कि आपने जो ये संस्था रजिस्टर्ड कराई है जी, ये बैक डेट में कराई है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे बैक डेट के दिए हैं। शायद मैं आपको अवगत करा दूं पत्रकार बंधुओं, अब सभी काम ऑनलाइन होता है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है। क्या अभी हो रहा है 2015 में शायद ऐसा नहीं था। सुन लीजिए मेरी बात को, डिजिटल इंडिया का ज़माना है। 2013 से ऑनलाइन सिस्टम चालू है। इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझिए, मैं डेट इसलिए दे रहा हूँ। 2013 से ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ है, और मैं जो भी काम करता हूँ वो लीगल तरीके से करता हूँ, इसीलिए मैं डरता नहीं हूँ। और मैं यहाँ भी आया हूँ तो अकेले आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।